नमस्कार दोस्तों। सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख रहे थे। तो अगला रिलेशन है जी, स्टेट लेजिस्लेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। जो स्टेट सब्जेक्ट पर स्टेट ने कानून बनाया उसके ऊपर भी कंट्रोल किसका होता है? सेंटर का। वी हैव रेड दैट सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टेट बिल्स कैन बी रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कुछ खास प्रकार के बिल स्टेट असेंबली ने पास कर दिए, ठीक है जी, गवर्नर को दिए कि गवर्नर आप इसके ऊपर साइन कर दो, अपनी स्वीकृति दे दो। पर गवर्नर ने क्या किया? उन बिल्स को रिजर्व कर लिया। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। भी हे प्रेसिडेंट, आप देखो इस बिल में कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्या इससे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेंटी ये सब इफेक्ट तो नहीं होती? तो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है और पहली बार में ही रिजेक्ट कर सकता है, या दूसरी बार में जब बिल वापस आए तब भी रिजेक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब स्टेट बिल को भी प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट का मतलब, प्रेसिडेंट कैसे काम करता है? सलाह से। किसकी सलाह से? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से। तो कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट बिल को रिजेक्ट करवा सकती है। तो लेजिस्लेटिव पावर है जो स्टेट की, उसके ऊपर किसका कंट्रोल हो गया फिर? सेंटर का। फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन बिल्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, ये भी एक बात है भी कुछ खास प्रकार के कुछ होते हैं बिल। जैसे आप स्टेट हो, स्टेट ने अपने स्टेट लिस्ट के अंदर ही कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बिल लेकर आए, पर उसमें कुछ खास प्रकार के कुछ बिल हैं। अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करने हैं स्टेट ने, द स्टेट लेजिस्लेचर्स नीड प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसको प्रेसिडेंट से प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। ऐसे बिल को लाने से पहले क्या है, उनको प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए, उनको प्रेसिडेंट की स्वीकृति चाहिए, ठीक है जी। ये बात होगी। इसका मतलब सेंटर का कंट्रोल है। आगे है जी, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही हो तब प्रेसिडेंट कह सकता है क्या? द प्रेसिडेंट कैन इंस्ट्रक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। पैसे से संबंधित बिल है जो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल बिल हो, चाहे मनी बिल हो, तो प्रेसिडेंट कह सकता है भाई देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, इसलिए ये स्टेट्स ऐसे बिल लाने से पहले, है ना, एंड अदर बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन फॉर हिज कंसिडरेशन। ऐसे बिल क्या है, मेरी कंसिडरेशन के लिए मुझे पहले भेजो। तो प्रेसिडेंट फाइनेंस से संबंधित बिल को भी अपनी कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट फिर क्या है, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अल्टीमेट कंट्रोल किसका हुआ? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पीछे कौन है जी? केंद्र सरकार। ओके, thus we can see constitutionally the center has a superior position in the legislative sphere। तो कानून बनाने के क्षेत्र में सेंटर की ज्यादा पावर है। देखा हमने भी कैसे सेंटर स्टेट बिल को भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या बी द सेंटर हैज ए सुपीरियर पोजीशन इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर, एक्सप्लेन। ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है। आगे देखो जी, आगे है जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध में हम बात करेंगे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो आपने कानून वगैरह बनाए हैं, पॉलिसियां बनाई हैं, उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक, उनको अमली जामा पहनाना, तो ये किसके हाथ में होता है? ठीक है जी। जनरली जैसे जैसे आपके सेंटर स्टेट सब्जेक्ट डिवीजन है ना, 7th शेड्यूल में सेंटर के सब्जेक्ट अपने हैं कानून बनाने के, स्टेट के अपने हैं, उसी प्रकार से ही इनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, पर कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को छोड़कर, द एग्जीक्यूटिव पावर इज आल्सो डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जिस प्रकार से हमने लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की है सेंटर और स्टेट में 7th शेड्यूल के अंतर्गत, उसी ही पैटर्न पर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर भी डिवाइडेड है, ठीक है जी। द पार्लियामेंट हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स फॉर द होल इंडिया ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो इन मैटर्स के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर, ठीक है, जो पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे देश में है, फॉर द होल इंडिया। कौन से?
द सब्जेक्ट एनोमिनेटेड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है जिसके ऊपर लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है, तो उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर भी पार्लियामेंट की है। कहाँ? होल इंडिया पर। ठीक है जी। टू इम्प्लीमेंट एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रीटी साइन हुई है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है फॉर होल इंडिया, पूरे के पूरे भारतवर्ष के लिए। उसी प्रकार जो स्टेट है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है इन देयर टेरिटरी। जितनी स्टेट की हदें हैं उस हदों में एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की है। कौन कौन से मुद्दों पर? इन उन मुद्दों पर। कौन कौन से हैं वो सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट। 7th शेड्यूल में जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट कानून बना सकता है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है स्टेट। ठीक है ना? उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर भी किसके पास है? स्टेट की। उसी प्रकार जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, ऑन द कंकरेंट लिस्ट आल्सो द एग्जीक्यूटिव पावर इज दैट ऑफ द स्टेट्स। तो कंकरेंट लिस्ट पर दोनों कानून बना सकते हैं, पर एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास है? उसको इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनली और ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट, जहां तो संविधान में लिखा हो, जहां पार्लियामेंट ने कानून बनाकर ये कहा गया हो भी हाँ भी इस वाले सब्जेक्ट पर एग्जीक्यूशन की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? सेंटर के पास। अब जहां तो संविधान में लिखा हो, जहां पार्लियामेंट ने कानून बनाकर ये स्पेसिफिकली कहा हो कि इस सब्जेक्ट पर, कंकरेंट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पर इंप्लीमेंटेशन करने की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? सेंटर के पास। अदरवाइज कंकरेंट लिस्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर किसकी होती है? स्टेट्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए जी, आगे है जी ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। तो सेंटर और स्टेट के ऊपर ना संवैधानिक रूप से कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन है, ताकि जो पॉलिसीज हैं या एक्ट हैं पूरे देश में सही तरीके से यूनिफॉर्मिटी से लागू हो सके। तो कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं। पहले हम पढ़ेंगे संविधान ने स्टेट के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस लगाई हुई हैं। देखो जी, पहली एक है द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, मस्ट बी इन कॉन्फर्मिटी विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ इन द स्टेट। तो जब ये अपना स्टेट है, स्टेट ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है। ठीक है ना? जब स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगी, यूज करेगी, तो उसने ऐसे यूज करना है कि जो उस जगह पर कानून है उसके हिसाब से ही उसको एग्जीक्यूट करना है। द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स मस्ट बी इन कॉन्फर्मिटी, किसके साथ कॉन्फर्मिटी? विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ इन द स्टेट। ठीक है ना? जहां स्टेट में कोई और लॉ हो, कानून हो, जहां पार्लियामेंट का कोई कानून स्टेट में हो, तो उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूटिव पावर की एक्सरसाइज होनी है। ये बात इंपॉर्टेंट होगी, मतलब कानून के हिसाब से चलना है स्टेट ने। अगली एप्लीकेशन देखते हैं जी। द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स must not be in conflict with the exercise of the executive powers of the center in that state। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को ऐसे एक्सरसाइज करना है कि जो उस स्टेट में सेंटर की पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। ये भी बात है। तो स्टेट के ऊपर दो मेजर ऑब्लिगेशन आ गई। एक तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की एक्सरसाइज कानून के विपरीत ना जा रही हो, और दूसरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है ना, एग्जीक्यूटिव पावर, उसकी एक्सरसाइज के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। ये दो मेजर कंडीशंस है, ऑब्लिगेशंस है, किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। आप सोच सकते हो ऐसा क्यों? ताकि जो आपकी पॉलिसीज हैं, एक्ट्स हैं, ये सारी यूनिफॉर्म तरीके से लागू हो। अगर ऐसा ना हो तो सेंटर और स्टेट में कई प्रकार के छोटी छोटी बातों पर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे। अच्छा जी, द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स फॉर द अबव मेंशन्ड पर्पसेस। ये भी है। इन बातों के लिए जो हमने दो बातें पढ़ी हैं, इसको ढंग से लागू करने के लिए जो सेंटर है स्टेट को डायरेक्शन भी जारी कर सकता है, भी ऐसा करो,
दीज डायरेक्शंस आर कोर्सिव इन नेचर, मतलब इनके पास इनके पीछे पावर है, फोर्सफुल पावर है, कोर्सिव है। अगर स्टेट ने ये वाली डायरेक्शंस नहीं मानी तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। अदरवाइज द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि अगर स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस नहीं मानता, हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अगर स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस नहीं मानता तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। आगे देखते हैं जी। अंडर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर का निर्वाह करते हुए, ठीक, एक्सरसाइज करते हुए, द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स इन द फॉलोइंग मैटर्स। तो इस प्रकार की डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। ठीक, हमने कहा ना कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है, तो कैसी डायरेक्शन दी जा सकती है उसके प्रकार हम पढ़ेंगे। इफ इन द स्टेट देयर आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप के, कम्युनिकेशन के ऐसे मीन्स जो कि नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के हैं। मान लो कोई सड़क है, ठीक, या वैसे कोई कम्युनिकेशन का ऐसा साधन जो कि मिलिट्री रूप से काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल रूप से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कम्युनिकेशन में जो नेशनल लेवल की सड़कें भी आ सकती हैं, ठीक है ना, भी हाँ भी इससे क्या है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इस सड़क से क्या है, फौज जाएगी, ठीक है जी। मतलब है वो सड़क किसमें, स्टेट में, पर है उसका इंपॉर्टेंस नेशनल रूप में। तो क्या है, सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, किसके लिए भी, हे स्टेट तुम क्या करो, इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करो और इसको मेंटेन करो, ठीक है। इसके लिए जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, भी ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है जी। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, अब रेलवे है, अब रेलवे लाइन तो स्टेट के बीच से गुजरती है, तो उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू टेक प्रॉपर मेजर्स। तो सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप प्रॉपर मेजर्स लेकर आओ ताकि रेलवे अच्छे ढंग से काम करे। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, तो उनके बच्चों के लिए, ठीक है जी, टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। शिक्षा के प्राइमरी स्टेज पर, अब क्या है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ा पहले भी कि स्टेट को क्या करना चाहिए होता है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटियां प्रोवाइड करो ताकि उनको पढ़ने लिखने के लिए उनकी मदर टंग, मातृभाषा में ही फैसिलिटियां प्रोवाइड की जा सके। किसके लिए, एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, तो जो पहले वाली बेसिक एजुकेशन होती है ना 5वीं तक की, तो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन उनकी अपनी मदर टंग में प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे काम के लिए भी सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, ऐसे काम करो। अच्छा जी, और क्या डायरेक्शन दे सकता है सेंटर, स्टेट शुड ब्रिंग स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। तो अपने स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी वेलफेयर के लिए हे स्टेट तुम लोग प्रॉपर स्कीम लेकर आओ, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी करो, एग्जीक्यूट करो। ऐसी डायरेक्शन भी सेंटर स्टेट को दे सकता है। अच्छा जी, आगे है जी म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। म्यूचुअल डेलीगेशन, देखो जो तो हमने लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ी थी वो क्या है, समवट रिजिड, जिस टॉपिक पर स्टेट कानून बना सकता है, जिस टॉपिक पर सेंटर कानून बना सकता है, ये वाली डिवीजन ना काफी हद तक रिजिड है, इसको चेंज नहीं कर सकते कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़कर। पर जो एग्जीक्यूटिव वाला काम है कि हाँ भी पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करना, तो इसके फंक्शन है ना जो, इसको म्यूचुअल डेलीगेट किया जा सकता है। कैसे, किसी भी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक, सेंटर इंप्लीमेंटेशन वाला, एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन स्टेट को दे सकता है, स्टेट एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन सेंटर को दे सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये क्या है, समवट रिजिड है, ठीक है जी। बट
दिस रिजिडिटी इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स may लीड टू कन्फ्लिक्ट्स। देखो आपने कानून बना दिया वो तो बात सही है, पर जब उसको लागू करना है ना, एग्जीक्यूट करना है पॉलिसियों को, कानून को, तब सेंटर कहे कि हमने करना है या सेंटर कहे या स्टेट का काम है, तो ये आपस में इनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। ऐसी अगर रिजिडिटी एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाए तो टू अवॉइड दीज कन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। देखो कैसे, द प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर टू द स्टेट। तो अगर सेंटर का कोई फंक्शन, कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर का स्टेट को देना है तो कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है जी, पर इसके लिए क्या चाहिए? द कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। पहले स्टेट को पूछ ले, हाँ भी हम आपको ये वाला एग्जीक्यूटिव फंक्शन देना चाहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक है जी हम मान लेते हैं, ओके है दे दो, तो प्रेसिडेंट सेंटर से स्टेट को वो वाला एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे देता है। दूसरा, इसी प्रकार जो गवर्नर है ऑफ ए स्टेट वो क्या कर सकता है? कैन ट्रांसफर एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट, किसको? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, गवर्नर स्टेट लेवल पर स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। फॉर दिस द कॉन्सेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मसला ऑलमोस्ट सेम है। सेंटर का किस स्टेट को किया जा सकता है, कैसे? प्रेसिडेंट की द्वारा, पर उसके लिए स्टेट की कॉन्सेंट चाहिए। स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को किया जा सकता है, पर उसके लिए क्या है? सेंट्रल कॉन्सेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। ऐसा कौन कर सकता है? गवर्नर। इसको आपने पढ़ लेना है। कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। तो ये जो फंक्शन सेंटर से स्टेट, स्टेट से सेंटर को डेलीगेट करना है, ट्रांसफर करना है, उसके ऊपर कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, नहीं भी लगाई जा सकती। ठीक है जी, आगे बात है जी, अब हमने पढ़ा प्रेसिडेंट या गवर्नर कैसे मसले ट्रांसफर करते हैं, पर जो पार्लियामेंट है ना वो भी कैन आल्सो एंट्रस्ट द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर टू ए स्टेट। वो सेंटर से स्टेट को एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रांसफर कर सकता है बाय मेकिंग लॉ विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट करे तो स्टेट की कॉन्सेंट चाहिए, पर अगर पार्लियामेंट करे तो स्टेट की कॉन्सेंट के बगैर भी कानून बनाकर जो सेंटर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो स्टेट को ट्रांसफर कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट। तो क्या इसके लिए स्टेट की स्वीकृति चाहिए? नहीं, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ दैट स्टेट, ये बात है। द सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाकर ठीक स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को नहीं ट्रांसफर कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका मतलब, पार्लियामेंट वाला। अच्छा जी, आगे है जी, कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से द फॉलोइंग प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। देखो सेंटर स्टेट हम रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आपस में कंफ्लिक्ट होने के चांस भी रहते हैं, तो संविधान में ऐसी प्रोविजन दी गई है कि सेंटर स्टेट में आपस में कॉर्पोरेशन रहे, आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सहयोग रहे, तालमेल रहे। तो वो कैसी कैसी प्रोविजन है जो कि संविधान में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनली? मेंटेनिंग, किसके लिए? फॉर मेंटेनिंग, है ना, मेंटेनिंग द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। वो कैसी कैसी प्रोविजन है? पहली बात है, ऐसी कोई इंटर स्टेट रिवर है आपके पास, ऐसी नदी जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, जहाँ कोई इंटर स्टेट रिवर वैली है। रिवर वैली समझते हो? पहाड़ों के बीच वाला निचला एरिया जहाँ से कोई नदी वगैरह गुजरती है तो उसे कह देते हैं वैली। तो जहां से नदी गुजरती है उसे कह देते हैं रिवर वैली। तो ऐसी वैली जो कि दो स्टेट में से होकर गुजरती है, या ऐसी नदी जो कि 2-3 स्टेट से होकर गुजरती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होने के चांस रहेंगे। तो इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस रिलेटेड टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज,
ठीक है। इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज का है पानी को यूज के संबंधी, उसको इस्तेमाल करने से संबंधी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने से संबंधी या उसके ऊपर कंट्रोल से संबंधित, ठीक है ना। कोई भी कंफ्लिक्ट आया, कोई भी डिस्प्यूट आया, तब देन द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ सच डिस्प्यूट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप ऐसे कुछ डिस्प्यूट का निपटारा करने के लिए कुछ मैकेनिज्म ला सकते हो। आगे जाकर हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट कैसे कैसे मैकेनिज्म लेकर आता है, ठीक है जी। टू डिस्कस एंड इन्वेस्टिगेट सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब सेंटर और स्टेट में आपस में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सबका इंटरेस्ट कॉमन है, ठीक। तो ऐसे मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपस में बातचीत से सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। द प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश, तो ऐसा प्लेटफॉर्म कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है जी। क्या? एन इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट, है ना, आपस में इन संबंध को, स्टेट का आपस में और स्टेट का सेंटर के साथ संबंध है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, एक काउंसिल बनानी है, जिसे कहते हैं एन इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है ना। तो कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है जी। और ये बात बाद में एग्जीक्यूटिव की गई, मान भी दी गई, और 1990 में एक काउंसिल जिसे इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं बना भी दिया गया। ये हमारा एक अलग से चैप्टर है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे है जी, जो कुछ भी हमारे देश का रिकॉर्ड्स है, डाटा है, रिकॉर्ड है, जो पब्लिक एक्ट है, ठीक, कानून है, एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल में जो जो निर्णय सुनाए गए हैं, ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट, किसी भी स्टेट का या सेंटर का, इन सब को आर टू बी गिवन फुल फेथ एंड वैल्यू, इनको प्रॉपर फेथ एंड वैल्यू देनी है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको प्रॉपर इसको माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर जुडिशरी ने एक वर्डिक्ट दिया तो वो उस वर्डिक्ट का जो है रेमिफिकेशन, या हम कह लें कि उसका मतलब सिर्फ किसी एरिया तक ही संबंधित रहेगा। देखो, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, सिंपली जो रिकॉर्ड्स होते हैं, पब्लिक एक्ट्स होते हैं, वो पूरे देश के हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग पूरे देश के लिए है, तो इसको पूरे देश में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, फुल फेथ एंड वैल्यू देनी है। इससे क्या होगा? यूनिटी इंटीग्रिटी बरकरार रहेगी, एकता की भावना रहेगी। अच्छा जी, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच आपस में व्यापार वगैरह, कमर्स, इंटरकोर्स, ये सब क्या है, स्मूथली चले। अगर इससे संबंधित कोई चीजें हैं, संवैधानिक प्रोविजंस है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक, एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैन बी अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट चाहे तो आने वाले समय में एक खास अथॉरिटी बना सकता है, ताकि पूरे देश में आपस में स्टेट के यूनिट है, जो हमारे स्टेट यूनिट है, उनमें आपस में ट्रेड, कमर्स और इंटरकोर्स सही ढंग से हो सके। पर अभी तक नो सच अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड, अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी, ऐसी कोई संस्था बनाई नहीं गई, ठीक है जी। आगे बात आती है जी ऑल इंडिया सर्विसेज की। देखो, हमारे देश की स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है, तो एक फेडरल फीचर है जी पब्लिक सर्विस की। क्या? कि जो पब्लिक सर्विस है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है। सेंटर की पब्लिक सर्विस अलग से है और स्टेट की पब्लिक सर्विस अलग से है। सेंट्रल सर्विसेज किसकी होती है? सेंटर के लिए, एंड स्टेट सर्विसेज किसकी होती है? स्टेट के लिए, ठीक है ना। जो स्टेट में नौकरी करते हैं उनकी अपनी स्टेट सर्विसेज होती है, और जो सेंट्रल लेवल पर नौकरी करते हैं उनकी ट्रांसफर पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, उसको कहते हैं सेंट्रल सर्विसेज। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरोगे ना, तब आईएएस, आईपीएस को छोड़कर जो बाकी सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं? सेंट्रल सर्विसेज। जैसे आईआरएस है, रेवेन्यू वाली, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, आपकी ट्रांसफर ऑल इंडिया हो सकती है। अच्छा जी, पर इसके साथ साथ ना हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज भी होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये फॉरेस्ट है जी, फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है।
तो इसके मेंबर कौन होते हैं? इनके पास IAS है तो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, IPS है तो पुलिस के फील्ड में, IFS है तो फॉरेस्ट सर्विसेज से संबंधित। तो इन तीनों सर्विसेज से संबंधित क्या है, टॉप पोस्ट पर बंदे अपॉइंट होते हैं। ठीक है जी। दे सर्व बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स इन टर्न। बेसिकली ये स्टेट के अंदर नौकरी करते हैं, बीच बीच में प्रोबेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी भी करते हैं। तो इनको चुनता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर ये नौकरी कहाँ करते हैं? किसी स्टेट में। ठीक है ना। अब देखो, नौकरी करनी है स्टेट में, पर इनको चुनता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन तक कि इनके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कहने का मतलब फेडरल जो कंडीशन है वो वायलेट होगी, स्टेट में सेंटर का इंटरफेरेंस ज्यादा हो गया। किसके द्वारा? ऑल इंडिया सर्विसेज के द्वारा। दीज सर्विसेज आर जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। इनके ऊपर कंट्रोल दोनों का होता है। इमीडिएट कंट्रोल किसका होता है? द इमीडिएट कंट्रोल किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है जी। और इनकी रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब भी सेंटर का काफी होल्ड हो गया। ये नौकरी करते हैं स्टेट में, पर काफी ज्यादा कंट्रोल किसका होता है? सेंटर का। ठीक है जी। और अंडर आर्टिकल 312 के तहत ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मेंस में जो GS2 का पेपर है उसमें ये आर्टिकल पूछा जाता है, तब हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपने मतलब की प्रोविजन पढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 312 द पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। पार्लियामेंट है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कब? इफ द राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन फॉर दिस। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज संबंधित है स्टेट सर्विस से। राज्यसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव है? स्टेट्स के। तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जब रेजोल्यूशन पास कर दे तब पार्लियामेंट एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। तो अंडर दिस प्रोविजन इन 1966 ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉल्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड। तो पहले हमारे पास सिर्फ 2 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, IAS एंड IPS। तो बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 में क्रिएट की गई। तो ये नई क्रिएट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक। कब कर सकता है? जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे इस इफेक्ट के लिए। ठीक है जी। तो इससे आगे थोड़ा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी। शुक्रिया, नमस्कार।